हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन उनका स्टार्ट करूं। सो एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, जिसमें आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल्स। और हम लोग एसएससी जेई जो 2020 जो लास्ट प्री का एग्जाम कराया है कंडक्ट, उसके पेपर से स्टार्ट करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैं डिस्कशन करूंगा दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिर्फ ये एसएससी जेई या एई के लिए पर्टिकुलरली नहीं है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स फॉर रिवीजन पर्पस, ऑल एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड विथ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। जो एग्जाम है ये बेसिकली 23 मार्च 2021 को हुआ था। एसएससी जेई प्री टायर 1 का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें जो भी बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन आए थे उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में फर्दर बिल्डिंग मटेरियल्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पासिंग एग्रीगेट्स फॉर द ग्रेडिंग जोन 1 ऑफ सीव साइज 1.18 mm। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है और जो वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं उनका क्या मतलब है। सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट वर्ड है यहां पर दैट इज ग्रेडिंग। एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग का क्या मतलब है? तो ग्रेडिंग का बेसिकली मतलब ये है कि हमारे एग्रीगेट में जो डिफरेंट साइज के, सभी साइजेस हमारे पार्टिकल्स के एक साइज के नहीं है, जो भी पार्टिकल साइजेस हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिटरमाइन करना जो है वो ग्रेडिंग कहलाता है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिफरेंट पार्टिकल साइजेस आपके यूज हो रहे हैं हमारे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं वो भी समझेंगे कि इसका मतलब हम इसमें ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारे डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक एग्रीगेट के सेट में। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि यहाँ पे जोनिंग की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज बात हो रही है कि हमारा ग्रेडिंग जोन 1 में हमारे पासिंग एग्रीगेट्स का परसेंटेज क्या होगा, और यहाँ पे एक सीव साइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि जो हमारे एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन है वो हमारा कैसे किया गया है। उसके लिए आपका जो कोड यूज हो रहा है दैट इज IS 383, और इसका जो अभी रिसेंट रिवीजन है दैट इज 2016 एडिशन। ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग हमारे जो एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन है प्राइमरली हमारे 3 कैटेगरी में एग्रीगेट्स को डिवाइड किया गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और ऑल इन एग्रीगेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन एग्रीगेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि जनरली जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो हमारे साइज जो है उनका 4.75 mm से साइज कम है। और बेसिकली ये 4.75 साइज जो है दैट इज IS सीव, इंडियन स्टैंडर्ड की एक सीव साइज है। उस सीव के साइज से मोस्टली पार्टिकल्स का साइज छोटा है। कोर्स एग्रीगेट वो है जिनमें मोस्टली जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो 4.75 mm से बड़ा है। ठीक है, और ऑल इन एग्रीगेट्स में क्या है, वो मटेरियल्स जिसमें हमारे फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट का एक डेफिनेट कंपोजिशन है, दोनों एक टाइप के एग्रीगेट्स मिले हुए हैं उस मटेरियल में, तो वो हमारे ऑल इन एग्रीगेट्स कहेंगे। ठीक है, तो अब कितना परसेंट हमारा पासिंग है, कितना रिटेन हो रहा है, उसके लिए हमारे कोड ने क्या किया, फाइन एग्रीगेट्स के लिए जो हमारी ग्रेडिंग है दैट इज बेस्ड ऑन कि हमारे जो सीव्स हैं उसमें कितना पार्टिकल साइज, कितना परसेंटेज पार्टिकल्स रिटेन हो रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंट सीव साइजेस आर देयर। इसमें सबसे जो छोटी लोवेस्ट साइज की सीव हम नीचे रखते हैं और जो सबसे बड़ा साइज है हाईएस्ट सीव साइज वो हम ऊपर रखते हैं। तो फाइन एग्रीगेट्स के में हम कन्फाइन करेंगे बिकॉज क्वेश्चन हमारा फाइन एग्रीगेट से कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। तो हाईएस्ट सीव साइज जो हमारा फाइन एग्रीगेट के केस में है दैट इज
10 mm। तो बेसिकली हम टोटल सीव्स कितने यूज करने वाले हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए? टोटल हमारे 7 सीव्स रहेंगी, ये ध्यान रखना है। 7 सीव्स रहेंगी, उनके साइजेस क्या रहेंगे वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ये मैंने टेबल 9 ऑफ दिस कोड आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसमें साइजेस आपको दिख रहे हैं। 10 mm हमारे सबसे टॉप पे रहेगी सीव, फिर 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन। सबसे छोटा साइज जो है सीव का वो 150 माइक्रोन है, सबसे बड़ा साइज जो है वो 10 माइक्रोन है। तो ये टोटल हमारी 7 सीव्स हैं जो कि जिनकी हेल्प से हम अपने फाइन एग्रीगेट्स का ग्रेडिंग डिटरमाइन कर रहे हैं। निकाल क्यों रहे हैं? बिकॉज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारी जो कंक्रीट में प्रॉपर्टीज, जो डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की, वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, मिक्स डिजाइन प्रोपोर्शनिंग में इसकी यूज हमारी पड़ेगी। तो इसलिए हमें ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि हमारा जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। ठीक है, तो जो मेथडोलॉजी है कि हम ये कैसे निकालेंगे, ये मेथडोलॉजी जो दी हुई है, इसके लिए हमारा दूसरा कोड है। दैट कोड इज IS 2386 पार्ट 1, जिसमें बेसिकली प्रोसीजर दिया हुआ है कि हम ये सीव एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो IS 383 है, ये हमारा कोर्स और फाइन एग्रीगेट के स्पेसिफिकेशंस की बात करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिस कोड इज ऑल अबाउट कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, उनके क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। ठीक है, और जो IS 2386 है वो बात करता है कि हम कैसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या सीव एनालिसिस करके डिटरमाइन करेंगे उसका ग्रेडिंग जोन। और ग्रेडिंग जोन के में जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से डिफरेंट सीव्स में कितना कितना परसेंटेज पास हो रहा है एग्रीगेट का, उसके बेसिस पर हमने क्या किया, जो फाइन एग्रीगेट्स है उनको 4 ग्रेडिंग जोन्स में डिवाइड किया। तो ध्यान रखना है आपको, देयर आर 4 ग्रेडिंग जोन्स फॉर फाइन एग्रीगेट्स। कोर्स एग्रीगेट्स में ग्रेडिंग जोन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, ग्रेडिंग जोन के बजाय जो सीव साइजेस हैं उससे पर्टिकुलर सीव साइज से कितना परसेंट पास हो रहा है वो हम कोर्स एग्रीगेट में स्पेसिफाई किया गया है। लेकिन हमारा जो फाइन एग्रीगेट में हमारे 4 ग्रेडिंग जोन्स हैं जिसमें अलग अलग परसेंटेज पासिंग है अलग अलग सीव से। ये हमारा जो यूनिट लिखी हुई है 100%, यानी अगर आपने टॉप सीव में 100 ग्राम एग्रीगेट्स लिए तो वो 100%, ये पूरे एग्रीगेट हमारे पास हो गए। इसका मतलब ये है 4.75 का मतलब है कि इस 100 ग्राम में से 90 से 100% इससे भी पास हो जा रहे हैं, यानी इस वाली सीव में केवल अप्रोक्सीमेटली 0 से 10% रिटेन हो रहे हैं, यानी 10 ग्राम से 0 ग्राम तक हमारे 4.75 में रिटेन होंगे। तो इस तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आपका जो परसेंटेज पासिंग है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ग्रेडिंग जोन 1 से जोन 4 की तरफ जाएंगे तो हमारी जो ग्रेडिंग है वो फाइनर होती जाएगी, यानी हमारी जो एग्रीगेट्स हैं वो फाइन होते जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारे 4.75 mm से जो ग्रेडिंग जोन 4 है उसमें 95 से 100% पार्टिकल्स पास हो जा रहे हैं। ठीक है, और 2.36 mm वाली से भी पूरे पास हो जा रहे हैं 95 से 100 पर। तो आप देख पा रहे हैं कि जोन 4 जो है वो हमारा सबसे फाइनर ग्रेडिंग जोन है। ठीक है, और हमारा IS 383 की रिकमेंडेशन ये है कि जोन 4 में अगर हमारे फाइन एग्रीगेट्स आ रहे हैं, बेसिकली जो हमारी सैंड है बेसिकली, तो वो आपको यूज नहीं करनी है। दैट इज नॉट अलाउड टू बी यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर्स। RCC स्ट्रक्चर्स में हमें जोन 4 के फाइन एग्रीगेट्स यूज नहीं करने हैं, ये हमारा कोड बोलता है। बिकॉज फाइनेस हमारी एक एक्सेसिव लिमिट से ज्यादा है एग्रीगेट्स की, विच विल इम्पैक्ट दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। इस वजह से RCC स्ट्रक्चर्स में लिमिट कर दिया गया कि जोन 4 की आपके फाइन एग्रीगेट्स यूज नहीं होने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि सीव साइज जो है वो 1.8 mm है, 18 mm है और ग्रेडिंग जोन 1 है। तो ग्रेडिंग जोन 1 पे जाएंगे, 1.8 mm पे जाएंगे और इससे हमारा पास कितना हो रहा है 30 से 70%। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 30 से 70% होगा। तो ये आपको टेबल याद करनी होगी, मेमोराइज करनी होगी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऊपर के 2 रोज तो बिल्कुल सेम है,
लास्ट रो भी लगभग पूरी सेम है 3 ग्रेडिंग जोन के लिए। केवल आपको बीच की 4 रोज याद रखनी है, सीट साइजेस याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज ग्रेड 33, 43, 53 एज पर IS 10262। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री में बता दूंगा। IS 456 में मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है वो हमारी बेसिकली 3 ग्रेड्स में आती है, OPC 33, OPC 43, OPC 53। ये हमारा इनिशियल ग्रेड का क्लासिफिकेशन था जो IS 456 में दिया था, जिसमें एक बताया गया था कि OPC 33 के लिए जो IS कोड हम फॉलो करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, दैट इज IS 269। इसके लिए हमारा IS 8112 था, और OPC 53 के लिए हमारा 12269 था। अब हुआ क्या, IS 456 में भी अमेंडमेंट्स आ गए हैं, और IS 383 2016 में रिवाइज हुआ। IS 10262 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा 2019 का है। बेसिकली इसमें कंक्रीट की मिक्स प्रोपोर्शनिंग कैसे करेंगे इसके बारे में हमारे प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। तो 2015 में क्या किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, बिकॉज टू अवॉइड कंफ्यूजन ये डिफरेंट कोड्स को इन्होंने खत्म किया और बोला कि जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके लिए देयर विल बी ओनली वन सिंगल कोड। ठीक है, 2015 से अब क्या हुआ, देयर विल बी ओनली वन IS कोड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें उसके स्पेसिफिकेशन दिए होंगे, और वो कोड है हमारा IS 269। तो IS 269 2015 इज दी कोड जिसमें हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, एज पर विच अब 2015 में क्या किया गया, पहले 3 क्लासिफिकेशन थे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, अब इन्होंने क्या किया, देयर आर 5 ग्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो डिजिग्नेशन है कुछ ऐसे लिखते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 33, OPC 43। ये हमारा जो ग्रेड डिजिग्नेशन है, ये ग्रेड डिजिग्नेशन का तरीका है, OPC 53, OPC 43S, और इस 43S का जो मतलब है दैट इज 43 स्लीपर ग्रेड। स्लीपर यहाँ पे ये वो स्लीपर्स हैं जो आपने रेलवे ट्रैक में देखे होंगे कंक्रीट के, तो वहां पे आपकी जो OPC यूज होगी दैट विल बी ऑफ 43S ग्रेड। ठीक है, और OPC 53S, तो S का मतलब यहाँ पे स्लीपर ग्रेड है। तो बेसिकली IS 269 2015 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 5 ग्रेड्स में इन्होंने डिवाइड किया, जिसमें 2 ग्रेड्स ऐसे थे जो कि हमारे स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग जब आप करोगे तो ये वाली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज करोगे, जिसमें बेसिकली थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जब हमारे 5 ग्रेड्स हो गए तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस कोड में कवर की गई हैं, जो हम अभी समराइज तरीके से पढ़ लेंगे। थोड़ा सा जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस मैं आपको थोड़ा 2-3 चीजें बता देता हूं कि जो स्लीपर की बोरी आती है, सिंगल बोरी में जो वजन होता है, नेट वेट होता है, ये आपका 50 kg होता है। ठीक है, दिस इज द नेट वेट। और जो आती है हमारी सीमेंट की बोरी, ये बैग आता है सीमेंट का, तो यहां पर आपका देख पा रहे हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा हुआ है, तो 53 ग्रेड OPC लिखा है, ISI स्टैंडर्ड लिखा होगा, अब ये 269 आपको देखने को मिलेगा, ब्रांड अंबुजा सीमेंट होगा, उसका लोगो होगा, टाइप ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग इस बोरी का कलर यानी बैग का कलर टाइप ऑफ सीमेंट को सिग्निफाई करता है। अगर आपका टाइप ऑफ बैग नहीं, जो आपका राइटिंग है, जो लेटरिंग है, जो लिखा हुआ कंटेंट है वो किस कलर से लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि किस टाइप की आपकी सीमेंट है। तो अगर आपका बैग में ब्लैक कलर से लिखा हुआ है तो वो OPC सीमेंट है, रेड कलर से अगर बैग में लिखा हुआ है तो वो PPC सीमेंट यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, और ऑरेंज कलर से लिखा है तो वो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। तो ISI सर्टिफिकेशन मार्क होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, नेट मास ऑफ सीमेंट लिखा होगा, वीक एंड ईयर ऑफ पैकिंग लिखी होगी, मैन्युफैक्चरर का नाम होगा, एड्रेस होगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा और मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा।
जो वीक एंड ईयर ऑफ पैकिंग का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आपको विद इन 3 मंथ्स सीमेंट को यूज करना है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपायर्ड। और अगर उसको बाद में यूज करना है आफ्टर 3 मंथ्स, तो यू हैव टू परफॉर्म द कंफर्मिटी टेस्ट। आपको ये इंश्योर करना है कि उसके जो बिहेवियरल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हुई हैं, तो आपको कंफर्मिटी टेस्ट करके ही यूज करना है। तो इन जनरल 3 मंथ्स में हमारी सीमेंट जो आ रही है, ये वीक नंबर लिखा होता है। अगर वीक नंबर 52 लिखा है, यानी आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से, यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी इज द फर्स्ट वीक, तो 52 वीक इज मतलब है हमारा कि आपका दिसंबर पहुंच गया। तो वहां से आप 90 दिन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फील्ड इंजीनियर जो साइट पे काम कर रहे हैं। तो अब यहां पर पूछा गया कि ये जो ग्रेड है 33, 43, 53 का, ये हमारा जो वैल्यूज है इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। तो IS 10262 में आप देखेंगे इसमें कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग की बात की गई है, जो 2019 में इन्होंने मॉडिफाई किया है। उसमें जो 33, 43, 53 है, दिस इज बेसिकली दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंट। ध्यान रखना, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है, या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं है, इट इज सिंपली द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। आप टेस्ट करोगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, ठीक है। और दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना है कि ये मिनिमम वैल्यू है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। ये जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं ग्रेड में, दीज आर द मिनिमम वैल्यूज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब आप उसको 28 डेज में टेस्ट करोगे। तो आंसर तो इसका 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। और IS 269 के हिसाब से जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। ये मैंने समराइज किया है यहाँ पर 5 ग्रेड्स के लिए, टोटल 5 ग्रेड्स है हमारे। फाइननेस जो है, मिनिमम वैल्यू जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फाइननेस जो है मीटर स्क्वायर पर केजी में हमारी जो रिक्वायर्ड है मिनिमम 225 है। OPC 43 और 33 की और 53 की तीनों की मिनिमम फाइननेस रिक्वायरमेंट सेम है। जो 43S और 53S है, स्लीपर ग्रेड वाली कंक्रीट सीमेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फाइनर है। आप देख पा रहे हैं 225 के अगेंस्ट में 370 मीटर स्क्वायर पर केजी है, यानी 1 केजी का जो सरफेस एरिया है मीटर स्क्वायर में वो हमारा 370 है विथ रिस्पेक्ट टू 225 फॉर अदर 3 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। साउंडनेस जो है लीच एटेलियर्स मेथड और ऑटोक्लेव मेथड से आप डिटरमाइन करते हो। ऑटोक्लेव टेस्ट मेथड में आपका परसेंटेज फॉर्म में है, सभी के लिए 0.8% है। और लीच एटेलियर मेथड में जो मैक्सिमम एक्सपेंशन अलाउड है दैट इज 10 mm, 10 mm, 10 mm फॉर नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट सीमेंट, सॉरी, और बाकी के लिए 5 mm, 5 mm है, ठीक है। यानी हमारी लीच एटेलियर मेथड से जो साउंडनेस है वो कम अलाउड है, एक्सपेंशन इज लिमिटेड। सेटिंग टाइम में इनिशियल सेटिंग टाइम जो है तीनों के लिए जो मिनिमम सेटिंग टाइम होना चाहिए तीनों ग्रेड्स के लिए 30 है, और जो स्लीपर ग्रेड वाली सीमेंट है उन दोनों का 60 है अगेंस्ट 30 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम जो है मैक्सिमम 600 मिनट सभी के लिए है, यानी 600 मिनट्स है। ये यूनिट ध्यान रखना है कि मिनट्स में बात कर रहा है। अब आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। इसी के बेसिस पर ये ग्रेड का क्लासिफिकेशन है। 72 डेज का मतलब है हमारा 72 आवर्स है बेसिकली। ये मिनिमम वैल्यूज हैं, आप देख पा रहे हैं मिनिमम। तो 28 डेज में आपकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाइड है। 3 डेज और 7 डेज में हमारी जो सीमेंट की मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाइड है केवल। 28 डेज में मिनिमम मैक्सिमम दोनों स्पेसिफाइड है। जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो IS 4031 पार्ट 6 में दिया हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का। आप देख पा रहे हैं 33 ग्रेड की जो 7 डेज में आप देख पा रहे हैं इट इज अराउंड 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 43 की 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और इसकी 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। आप देख पा रहे हैं 43S और 43 ग्रेड की 43 और 43S की जो स्ट्रेंथ है वो सेम आ रही है 3 डेज पे। 7 डेज पे ये स्ट्रेंथ हमारी 43S की ज्यादा आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल 7 डेज की स्ट्रेंथ में आ रहा है। 3 डेज की और 28 डेज की जो
43 और 53 ग्रेड की स्लीपर ग्रेड और नॉर्मल ग्रेड की सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो सेम है, और 7 डेज में हमारी 43S और 53S की ज्यादा स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू देयर 43 एंड 53 ग्रेड्स। ठीक है, अब 28 डेज में आप देखोगे OPC 43 की 33 की 33 है, इसकी 43 है, इसकी 53 है। तो जो वैल्यूज हैं, जो ग्रेड्स हैं, वही हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सिग्निफाई कर रहे हैं एंड दीज आर द मिनिमम वैल्यूज। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कोड ने IS 269 ने मैक्सिमम वैल्यूज भी स्पेसिफाई की हैं। इसके लिए OPC 33 और OPC 43 के लिए, 53 या स्लीपर ग्रेड की सीमेंट के लिए कोई ग्रेड ऑफ जो है मैक्सिमम लिमिट वो स्पेसिफाइड नहीं है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो 33 ग्रेड और 43 ग्रेड के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पेसिफाई कर दी गई है 48 और 58 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये बेसिकली वेदर की एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, जिसमें अल्टरनेट वेट, एक बार हमारा वेट कंडीशंस है वेदर की, एक बार ड्राई कंडीशन है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन, ठीक है, एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर कोई भी बिल्डिंग मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, देयर आर चांसेस कि उसमें हमारा कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन होगा, वॉर्न आउट होगा और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की लॉस होगी। बट ऐसी प्रॉपर्टी जो इस रेजिस्टेंस को दिखाती है कि हमारा मटेरियल कितना रजिस्ट कर सकता है, ये प्रॉपर्टी कि हमारा जो डिफॉर्मेशन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ का लॉस ना हो, वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेदरिंग रेजिस्टेंस, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वेदर। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो ये हमारी बेसिकली सभी जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है, फायर रेजिस्टेंस है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। थोड़ा जस्ट ब्रीफ में देख लेते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस है कि मटेरियल की वो एबिलिटी टू विथस्टैंड द एक्शन ऑफ केमिकल्स। एंड्योर का मतलब मैंने आपको नहीं बताया, एंड्योर का मतलब है सहना हिंदी में, और ऐसे इंग्लिश में आप मतलब देखोगे तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट। तो रजिस्ट का मतलब होता है एंड्योर। ठीक है, तो केमिकल रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड एक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक एसिड्स, सॉल्यूशंस एंड गैसियस सब्सटेंसेस। फायर रेजिस्टेंस है कि हमारा मटेरियल की कितनी एबिलिटी है टू सस्टेन द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर, और हमारी साथ ही साथ की मैकेनिकल स्ट्रेंथ का लॉस नहीं हो रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बेसिकली है कि व्हेन वॉइड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल आर फिल्ड विथ वाटर, पानी से अगर हमारे वॉइड्स फिल्ड हैं और सब जीरो टेम्परेचर, निगेटिव टेम्परेचर यानी बिलो जीरो टेम्परेचर में सब्जेक्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा हमारा, इट विल बी अफेक्टेड बाय प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। Thus the ability of water saturated material to resist freezing, पानी फ्रीज होगा जो वाइड्स के अंदर है, अगर हम 0 डिग्री से कम पे जाएंगे टेम्परेचर पे, तो ऐसी मटेरियल की एबिलिटी जो उसको रजिस्ट करेगी कि हमारा जो वाइड्स के अंदर पानी है वो फ्रीज ना हो, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी। उसकी वजह से हमारा डिफॉर्मेशन और लॉस ना हो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का, वो प्रॉपर्टी कहलाती है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, इट डिपेंड्स, इस पर डिपेंड करेगी कि मटेरियल की डेंसिटी कितनी है और वाटर का सैचुरेशन कितना है उस मटेरियल में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि डेंस मटेरियल्स हमारे फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं। स्पेलिंग रेजिस्टेंस का मतलब है कि मटेरियल्स दैट कुड सस्टेन रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस इज सेड टू बी हाई स्पेलिंग रेजिस्टेंस, और ये डिपेंड करता है कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है मटेरियल का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट का जो सरफेस है वो स्पेल कर गया है, उसने अपना बॉन्डिंग जो है रेनफोर्समेंट के साथ वो छोड़ दिया है। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को हम स्पेलिंग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं कि ड्यू टू सस्टेन्ड रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस इट हैज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्पेलिंग। स्पेलिंग मींस अपना जिस कॉन्टेक्ट सरफेस है वो छोड़ देना। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ वेदरिंग कंडीशंस हम बात कर रहे थे, तो वेदरिंग रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम बात कर रहे हैं वीकट अपरेटस की, तो थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको समझ लेते हैं। वीकट अपरेटस का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है सीमेंट के लिए,
तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि वेदरिंग रेजिस्टेंस, अगर हम बिल्डिंग मटेरियल स्टोन की बात करें तो वेदरिंग रेजिस्टेंस हम निकालते हैं एसिड टेस्ट से। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास एक टेस्ट है ब्रैड्स टेस्ट, और ड्यूरेबिलिटी यानी वेदरिंग रेजिस्टेंस के लिए एक और टेस्ट है हमारा जिससे ड्यूरेबिलिटी निकालते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो इस तरीके से डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए हमने डिफरेंट टेस्ट प्रोसीजर्स स्टैब्लिश किए हुए हैं मटेरियल की ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करेंगे डिटेल में विकट अपरेटस की। तो जो विकट अपरेटस है ये बेसिकली है क्या, विकट अपरेटस, तो विकेट बेसिकली जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया था उस बंदे का नाम था, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जिसने इन्वेंट किया डेवलप किया ये, उसके नाम पे ये अपरेटस का नाम पड़ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, दिस इज अ पेनिट्रेशन डिवाइस यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट्स या इस तरह का और सिमिलर मटेरियल, वो लाइम भी हो सकता है एटसेट्रा। तो ये अपरेटस हमारा विकेट ने डेवलप किया फॉर डिटरमाइनिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी हाइड्रोलिक सीमेंट। अब बात आती है कि इससे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज नोन एज नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अभी हम सीमेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से, इस अपरेटस से नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बिकॉज तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो सभी के लिए टेस्ट प्रोसीजर इसी अपरेटस से होगा, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट मेथोडोलॉजी होगी। तो जो इस अपरेटस के स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमारे कौन से कोड में दिए हुए हैं, IS 553, जो कि बात करता है कि हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं, डायमेंशनल स्पेसिफिकेशंस हैं, वो क्या हैं इस विकट अपरेटस के, ठीक है। तो IS 5513 आप याद रखेंगे, इसमें हमारे विकट अपरेटस के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। और जो 4031 पार्ट 4 है, इसमें हमारा दिया हुआ है टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। टेस्ट प्रोसीजर है बेसिकली, हम जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट की क्या होगी ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो यूनिट है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मेजर करने की, दैट इज परसेंटेज, और ये हमारा बेसिकली क्या है, वाटर पर पानी का परसेंटेज है। बेसिकली आप अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करो कि जो सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वो है कि हम सीमेंट में कितना पानी मिला रहे हैं एक सर्टेन कंडीशन को अचीव करने के लिए। वो कंडीशन जो है वो एक तरीके से एम्पेरिकल कंडीशन है जो कि विकट ने सजेस्ट की बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट्स, और उसी के रेफरेंस में हमारे बाकी सारी चीजें स्पेसिफाइड हैं, ठीक है। तो टेस्ट प्रोसीजर निकालने का दिया हुआ है 4031 पार्ट 4 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे। जो विकेट अपरेटस है बेसिकली इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक फ्रेम दिख रहा है, दिस इज द फ्रेम जिसको आप डी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम जो है वो जनरली हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है, कास्ट आयरन का बना हुआ है। अब इस फ्रेम में हमारा एक मूवेबल रॉड है, बी जिसे कह रहे हैं, ये मूवेबल रॉड जो है ये ब्रास का होता है, और ये हमारा यहाँ पे ए जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म से ये हमारा ब्रास का मूविंग हैंडल है, इसको मूवेबल रॉड भी कह सकते हैं। तो बी जो है मूवेबल रॉड है जो हमारा टू एंड फ्रो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और यहां पे ये जो पॉइंट है इससे आप
क्लैंप करते हो, जो भी आप टेस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से जो आपको नीडल जो भी यूज करना है यहाँ पे क्लैंप कर सकते हो, खोल के ये नीडल निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे इस लोकेशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, ग्रेजुएटिंग स्केल, ये भी हमारी ब्रास की है। ठीक है, तो इनके सारे स्पेक्स दिए हुए हैं, वो भी मैं समराइज करूंगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली कि जितने कंपोनेंट्स हैं उनके डायमेंशनल स्पेसिफिकेशन क्या है, क्योंकि हर एग्जाम में आजकल ये पूछा जा रहा है, तो आपको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से बता देता हूं तो आपको ध्यान रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें विकट अप्रेशर से 3 चीजें निकाल सकते हैं हम, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, आईएसटी एंड एफएसटी। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है सीमेंट पेस्ट की, वो हमने इस तरह डिफाइन की कि ये वो वाटर कंटेंट है। 1 सेकेंड, आई विल सजेस्ट कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड है वो भी बात कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास जो यूज करना है वो यूज करना है आपको प्लंजर। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है प्लंजर, ये यूज करना है जी। इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, 50 mm इसकी लेंथ है और 10 mm इसका डायमीटर है। तो ध्यान रखना है, प्लंजर जी जो है 50 mm लेंथ ±1 mm और 10 mm ±0.5 mm जो है उसका डायमीटर है। तो जब आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालनी है तो इस क्लैंपिंग स्क्रूज को आप निकाल देंगे और यहां से इस प्लंजर को लगा देंगे इस पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम है। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपको नीडल सी यूज करनी है। नीडल सी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीडल सी क्या है, नीडल सी ये जो लगी हुई है यही नीडल सी है। बेसिकली सिंपल एक नीडल है जिसमें हमारा ब्रास का कवर है, ये ब्रास है और ये हमारी जो रॉड है नीडल की ये हार्डेंड स्टील है। ठीक है, ऊपर की जो पोर्शन है ये हमारा ब्रास का है, तो हार्डेंड स्टील है और इसकी लेंथ जो है नीडल की 50 mm है और इसका डायमीटर आप देख पा रहे हैं इट इज 1.13 mm। तो ध्यान रखना है इसका डायमीटर क्या है, 1.13 mm। तो डायमीटर जो दूसरी नीडल है, फाइनल सेटिंग टाइम जब आप लोगे तो आपको नीडल फिर से चेंज करनी पड़ेगी, वो नीडल कहलाएगी एफ। इसका मैं क्रॉस सेक्शन आपको अभी दिखा दूंगा। ये नीडल इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी लेंथ भी अलग है। बेसिकली जो नीडल एफ है वो स्मॉलर साइज की होती है, लेंथ कम होगी, डायमीटर सेम होगा, स्मॉलर इन लेंथ। तो आपको जो टेस्ट परफॉर्म करना है उसके हिसाब से आपको नीडल या प्लंजर लगाना है। तो फाइनल सेटिंग टाइम आपका नीडल एफ से निकलेगा, जो मैं अभी क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊंगा, और डायमीटर उसका सेम रहेगा, 1.13 mm रहेगा। अब इसके नीचे हमारा क्या रखा है, एक मोल्ड है जो ट्रंकेटेड कोन है। ट्रंकेटेड कोन का मतलब है कि ऊपर डाया अलग है और नीचे डाया अलग है। तो इंटरनल डायमीटर जो है वो हमारा 70 mm है। ठीक है, तो ये इंटरनल डायमीटर जो अंदर वाला डायमीटर है वो 70 mm है और नीचे वाला डायमीटर जो है इंटरनल डायमीटर 80 mm है और जो हाइट है इसकी दिस इज 40 mm। यानी जो भी नीडल होगी वो इसके अंदर 40 mm मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो सकता है। इसके नीचे जो लगी हुई है स्टेनलेस नॉन पोरस प्लेट लगी हुई है जो मैं रेड आपको करके दिखा रहा हूं, इसके ऊपर ये रखा जाएगा। इसके अंदर सीमेंट पेस्ट पानी में मिक्स किया हुआ रखा जाएगा। तो जनरली जो सीमेंट हम लेते हैं वो 300 ग्राम्स प्लस इसका 25% से जनरली जो परसेंटेज है हम लोग 25% के आसपास पानी इनिशियली ले लेते हैं और फिर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 40 mm इसकी हाइट है, इसी वजह से जो हमारी ग्रेजुएटिंग स्केल की लेंथ है वो भी हमारी 40 mm होगी और इसका लीस्ट काउंट जो है वो हमारा 1 mm है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मोल्ड के अंदर आप पेस्ट बना के फिल कर दोगे और इसके कॉन्टेक्ट सरफेस को स्मूथ करके इसको टच कर दोगे और प्लंजर रिलीज कर दोगे, तो वो अपने सेल्फ वेट की वजह से ये अंदर चला जाएगा और कितना पेनिट्रेशन हुआ ये आपको नोट करना है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बेसिकली वो पानी का परसेंटेज है कि हमने सीमेंट में कितना पानी बना के पेस्ट बना के रखा
कि जो नीडल थी, जो स्टैंडर्ड प्लंजर था बेसिकली, अभी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्लंजर की बात करेंगे। तो दिस प्लंजर, तो प्लंजर जो है वो ये 40 mm हाइट का है। वो प्लंजर का जो बॉटम लेवल है ये हमारा यहां तक आ जाए, यानी 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ दिस मोल्ड वो पेनिट्रेट कर जाए। ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर 50 mm जिसकी लेंथ है, ये 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी हाइट 40 mm थी, तो इसकी जो बॉटम हाइट बची वो 5 mm से 7 mm बची, यानी बॉटम से 5 से 7 mm पेनिट्रेशन बचा हो या 33 से 35 mm पेनिट्रेशन हो गया हो। ऐसी कंसिस्टेंसी यानी ऐसा वाटर कंटेंट जो हमने पानी में मिलाया, हमने 25% लिया, अगर ये पेनिट्रेशन रेंज नहीं मिली तो हमने परसेंटेज पानी का बढ़ाना स्टार्ट किया या घटाना स्टार्ट किया अगर इससे लिमिट से ज्यादा आ रहा है। तो जिस परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट पे हमारा ये पेनिट्रेशन मिलेगा प्लंजर का 33 से 35 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड, तो वो हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट कहलाएगा स्टैंडर्ड या नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट। ठीक है, और इसको हम डेनोट कर लेते हैं पी से, इस क्योंकि परसेंटेज ऑफ वाटर है। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर 300 ग्राम सीमेंट लिया आपने तो आप इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं 24 से 27% की रेंज में डालते हैं। तो ये देखा गया है कि जनरली हमारा जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है 25 से 35% की रेंज में निकल के आता है। और जनरली ये जो प्रोसेस है हम करते हैं, जैसे सीमेंट पेस्ट मिक्स बना के आप तैयार करोगे उसके 3 से 5 मिनट में ये प्रोसेस आपको कर लेना है और 3 बार टेस्ट रिपीट करना है आपको। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड द टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट अ टेम्परेचर जो जिसमें आपको कंडक्ट करना है 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी 65 से 5%, 60 से 70% के बीच की ह्यूमिडिटी में आप कर सकते हो। अब जो चीज़ मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की वो मैं थोड़ा जस्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो नीडल थी आपकी, ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो नीडल मैंने आपको बताया, ये लंबी वाली जो नीडल है ये वाली, दिस इज फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, जिसकी जो डायमीटर है 1.13 mm बताया मैंने, राउंड है, कहीं कहीं स्क्वायर लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज अ राउंड नीडल जिसका डायमीटर जो है 1.13 mm है और लेंथ जो है हमारी 50 mm है। आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी नीडल है वो हार्डन्ड स्टील की है और ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रास का है। ठीक है, जो प्लंजर है हमारा ये कंप्लीटली ब्रास का है। ठीक है, प्लंजर इज कंप्लीटली ब्रास। और फिर से ये दूसरे टाइप की जो छोटी नीडल है, छोटी नीडल से ध्यान रखना कि दिस इज फॉर फाइनल सेटिंग टाइम। इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है, ऊपर तो स्ट्रक्चर ब्रास का है, नीचे एक नीडल है जिसकी लेंथ जो है वो 30 mm है, वहां पर हमारी 50 mm थी, इसकी लेंथ 30 mm है। और इसमें लास्ट में एक ब्रास का अटैचमेंट फिटेड है जो कि कुछ इस तरह है, अंदर इसमें थोड़ा सा कैविटी है कटिंग की, इसमें एक वेंट होगा जिसका जो वेंट का साइज है वो 0.75 mm डायमीटर का है। ठीक है, और जो कटिंग है वो 0.5 mm की है। ठीक है, तो कटिंग एज जो बनती है वो 5 mm इन डायमीटर की है। ठीक है, सर्कुलर कटिंग एज जो बन रही है वो 5 mm की। तो अगर इसका साइज आप देखोगे तो कुछ इस तरह का है। ठीक है, जो इसका डायमीटर बन रहा है आप लास्ट में देखोगे कटिंग एज का वो 5 mm का है। ठीक है, ये एंड में जो नीडल का कटिंग एज है, मतलब कटिंग एज बेसिकली ऐसे है। ठीक है, जो अंदर स्टेपिंग है ये 0.5 mm की है और जो इसका डायमीटर है ये 5 mm का है ब्रास का, जो आपने एंड पे लगाया है, और इस पे आपका जो होल है वेंट का वो हमारा 0.75 mm का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिकेशन प्लंजर मैंने आपको बता दिया कि पॉलिश्ड ब्रास का है, 10 mm इसका डायमीटर है और ग्रेजुएटेड स्केल है 40 mm लेंथ की और स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm का है। विकेट मोल्ड मैंने आपको बताया टॉप में 70 mm का है, ट्रंकेटेड कोन 80 mm बॉटम पे है और 40 mm उसकी हाइट है। ठीक है, तो ये आपका अप्रेटस हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछा गया था कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगा प्लंजर का, यानी हम चेक क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाल रहे हैं फ्रॉम द बॉटम। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की जब बात होगी तो आपको बॉटम से कहा गया है निकालने के लिए, तो सिंपली आपका 5 to 7 mm हो जाएगा। अगर टॉप से पूछा गया होता तो 33 से 35 mm हो जाता।
when the cement paste is tested for standard consistency according to IS 4031। तो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। फर्दर वीडियोस में बनाता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।